स्वागत है आपका। अध्याय 6 सजीव की संरचना हम ले रहे थे, समसूत्रीय विभाजन पढ़ चुके हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में बच्चों हमने अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की विभिन्न अवस्थाएं देखी थी और हमने प्राप्त किया था उसमें कि एक कोशिका से कैसे हमें दो संतति कोशिकाओं की प्राप्ति होती है। ये जो दोनों संतति कोशिकाएं थी वो कैसी थी? अगुणित थी, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी थी। इसीलिए इस अर्धसूत्रीय विभाजन को प्रथम को हमने एक और नाम आपको बताया था, न्यूनकारी विभाजन। आज बात करनी है बच्चों आगे आखिर इन दो अगुणित संतति कोशिकाओं का होता क्या है। समसूत्रीय विभाजन के समान ही इन दोनों अगुणित कोशिकाओं में फिर से विभाजन होता है। किसके समान है? समसूत्रीय विभाजन के समान। इस विभाजन को हम अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय कहते हैं, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय की लगभग सारी अवस्थाएं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था जो आएंगी वो सारी की सारी बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी कि हमने समसूत्रीय विभाजन में पढ़ी है। चलिए, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम द्वारा बनी दो अगुणित संतति कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन के समान एक और विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक अगुणित एक अगुणित संतति कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए कितनी बनी थी बच्चों? दो अगुणित संतति कोशिकाएं बनी थी अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम में। तो एक अगुणित कोशिका दो संतति कोशिकाएं फिर से देगी। इसका मतलब दो अगुणित से कुल कितनी बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं। कुल 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। सभी प्रावस्थाएं पूर्वावस्था सेकंड। क्यों नाम दिया है बच्चों सेकंड का? क्योंकि हमने अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम पढ़ते समय उनको पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम इस प्रकार से नाम दिया था। तो यहाँ हम अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में इनको सेकंड लगा करके विभेदीकृत करते हैं। सभी प्रावस्थाएं पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड तथा अंत्यावस्था सेकंड की घटनाएं समसूत्रीय विभाजन के समान रहती हैं। आप याद कीजिए बच्चों, समसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था में हमने क्या बताया था, मध्यावस्था में क्या बताया था? तो वही बातें सारी की सारी वही घटनाएं पूर्वावस्था सेकंड में होंगी। जब अंत्यावस्था फर्स्ट थी पूरी हो जाती है तो उस समय बच्चों गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन जाल में बदल गए थे। लेकिन अब जब पूर्वावस्था सेकंड आएगी तो समसूत्रीय विभाजन के समान
केंद्रिक गायब, केंद्रक झिल्ली गायब, गोल्जिकाएं गायब, अंतर्द्रव्यी जालिका गायब, ये सारी चीजें हमने समसूत्री में भी देखी थी। अब गुणसूत्र के रूप में बदलने लगता है, क्रोमेटिन जाल जो है वो गुणसूत्र के रूप में प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद मध्यावस्था में मध्य प्लेट पर वो विन्यासित हो जाते हैं, मध्य प्लेट पर उपस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था में यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, जबकि पश्चावस्था फर्स्ट में ऐसा नहीं होता। लेकिन समसूत्री विभाजन के समान पश्चावस्था सेकंड में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाएगा, गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र में बदल जाएंगे और दोनों अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार लास्ट अवस्था जो अंत्यावस्था सेकंड आएगी बच्चों, उसमें एक कोशिका में दो केंद्रक बन जाएंगे और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के उन्हें दो अलग अलग कोशिकाओं में बांट देगा। तो ये सारी घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ी थी। इस प्रकार ये आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय यहाँ पूरा हो जाता है। बच्चों बात करते हैं महत्व की, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। सबसे पहला इसका महत्व है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों के लिए यह विभाजन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी के द्वारा युग्मक निर्माण होता है। दूसरी बात बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। और तीसरा बच्चों, सबसे विशेष बात, इस विभाजन के फलस्वरूप हमने देखा था कि गुणों का आदान प्रदान होता है, यानी आनुवांशिक विभिन्नताएं नई पीढ़ी में आती हैं। इस प्रकार बच्चों ये आपका यहाँ कोशिका विभाजन का टॉपिक जो है वो पूरा हो जाता है। महत्व की बात हम कर रहे थे, सबसे पहली तीन महत्व हम देख रहे हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण होता है। दूसरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित बनी रहती है। और नंबर 3 बात बच्चों, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो नई पीढ़ी में पहुंचती हैं वो इसी विभाजन के माध्यम से पहुंचती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में क्या हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। आपकी पुस्तक के अंदर आपको एज इट इज नहीं दिया हुआ है बच्चों। ये सोचकर मान लिया जाता है कि जब आप दो चीजों को अलग अलग पढ़ रहे हैं तो स्वतः ही आप उनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम आपको अलग से ये अंतर जो है वो डिस्कस करके बताते हैं। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। जिस प्रकार हम बनाते हैं बच्चों, यहाँ हम क्रम संख्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे अंतर का आधार, किस आधार पर हम वो अंतर कर रहे हैं। यहाँ हम लेंगे समसूत्री विभाजन और इस तरफ लेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन। फटाफट लिख लें बच्चों।
सब तरह के प्रश्न बच्चों अगर हम तैयार रखेंगे पहले से तो हमें परीक्षा के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम सोच सकते हैं कि एक प्रश्न शायद इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में आप अंतर स्थापित कीजिए। सबसे पहले अंतर का आधार हम लेंगे कि वो प्रक्रिया कैसी है और संबंधित कोशिका कौन सी होती है। प्रक्रिया तथा संबंधित कोशिका। समसूत्री विभाजन बच्चों सरल है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन कैसा है, जटिल था। इसी प्रकार संबंधित कोशिका इसमें कौन सी थी, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं बच्चों इनके महत्व का। यदि समसूत्री विभाजन की बात करें तो जीवों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। जीवों में वृद्धि जो है वो इस विभाजन के फलस्वरूप होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन में सहायक है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, यदि हम विभाजन संख्या लें, जहां समसूत्री विभाजन में बच्चों कोशिका जो है वो एक बार विभाजित होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के दौरान। चौथा पॉइंट आप ले सकते हैं संतति कोशिका कितनी बनती हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान जहां संतति कोशिका 2 बनती हैं बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसकी संख्या 4 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, पांचवा पॉइंट हम ले सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या। समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में समान बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति में आधी हो जाती है। कुछ अंतर आप और ले सकते हैं। अवस्थाओं पर आ सकते हैं बच्चों हम। इसके बाद यदि हम देखें पूर्वावस्था, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था जो थी वो छोटी थी, सरल थी, और ये कहें कि हम कम अवधि की थी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था लंबी अवधि की और जटिल थी, क्योंकि हमने आपको तब बताया था पूर्वावस्था प्रथम जो है वो 5 उप प्रावस्थाओं से मिलकर के बनी होती है, तो काफी समय इसको पूरा होने में लगता है। सातवां पॉइंट बच्चों हम ले सकते हैं
जीन विनिमय, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र अपने जोड़े बना लेते हैं तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि लक्षणों का आदान प्रदान होता है। तो जीन विनिमय की घटना केवल अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाती है, समसूत्री विभाजन में नहीं पाई जाती। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 8वां पॉइंट। सेंट्रोमियर का विभाजन। जो गुणसूत्र बिंदु है जिसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, उसका विभाजन। आप ध्यान कीजिए बच्चों, समसूत्री विभाजन में हमने सेंट्रोमियर का विभाजन किया था और उससे एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र में बदल गया था। एक अर्ध गुणसूत्र ऊपर वाले ध्रुव की ओर गति कर जाता है और दूसरा अर्ध गुणसूत्र नीचे वाले ध्रुव की ओर गति करता है। ये घटना होती है केवल समसूत्री विभाजन के दौरान। तो समसूत्री विभाजन में आ जाएगा सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में आ जाएगा सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है। ये जो सेंट्रोमियर का विभाजन है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के संदर्भ में बात की जा रही है, पश्चावस्था के दौरान, पश्चावस्था प्रथम में, वरना दो पश्चावस्था सेकंड में तो ये विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है पश्चावस्था प्रथम की बात हो रही है। इसी प्रकार ये जो है आपकी पूर्वावस्था प्रथम की बात हो रही है, क्योंकि ये प्रथम पूर्वावस्था जो है वो लंबी अवधि की अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान होती है। एक बार पुनः दोहरान कर लें बच्चों, जो नहीं लिख पाए हैं पूरा कर लें अपना पॉइंट। क्रम संख्या, अंतर का आधार, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहला अंतर का आधार हम ले रहे हैं प्रक्रिया तथा संबंधित कोशिका। समसूत्री विभाजन में जहां ये सरल होती है प्रक्रिया कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन में जटिल और जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। महत्व दूसरा पॉइंट है हमारा, जीवों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है हमारा समसूत्री विभाजन, वहीं जनन में सहायक है ये अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा पॉइंट, विभाजन की संख्या, एक बार कोशिका विभाजित होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ये 2 बार विभाजित होती है। संतति कोशिकाओं की संख्या की यदि बात करें तो 2 कोशिकाएं हमें मिलती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं हमें मिलती हैं। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं। जो लोग पूरा नहीं कर पाए तब कर पाएंगे।
है बच्चों आपका, पूरा कर रहे थे आप अपने पॉइंट्स देख लीजिए। पांचवा पॉइंट हम ले सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में समान बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पूर्वावस्था की बात करें छठे पॉइंट में, तो पूर्वावस्था प्रथम जो है बच्चों वो छोटी, सरल और कम अवधि की होती है समसूत्री विभाजन में। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में इसकी प्रावस्था लंबी अवधि की होती है और ये जटिल है। जीन विनिमय की क्रिया समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं पाई जाती, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था के अंदर हमने देखा था समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं कि एस्मेटा के द्वारा वो जीनों का, लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जीन विनिमय की घटना अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाती है। सेंट्रोमियर का विभाजन जो है वो समसूत्री विभाजन में होता है, जिससे एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र में बदल जाता है, जबकि सेंट्रोमियर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विभाजित नहीं होता है। इस प्रकार से आप दोनों विभाजन में बच्चों यदि कोई भी आता है 5 अंतर कीजिए, तो आपको जो सरल लगे वो आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग हमने पढ़ लिया समसूत्री अर्धसूत्री, दोनों के महत्व पढ़ लिए, और यदि तीसरे तरीके से पूछा जाएगा तो वो अंतर के रूप में पूछा जा सकता है। कई बार बच्चों केवल चित्र के माध्यम से पूछा जा सकता है कि आप समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था और पूर्वावस्था को चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से 4 तरीकों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फटाफट लिख लें बच्चों। आगे अगला टॉपिक आज हम लेंगे अकोशिक जीव, वायरस या विषाणु। ऊपर से मिटा देते हैं बच्चों थोड़े से 3 अंतर, जिनका नहीं हुआ लिखते रहें। वायरस जो है बच्चों, इस विषाणु को अपूर्ण कोशिका माना जाता है। क्यों माना जाता है अपूर्ण कोशिका? क्योंकि एक कोशिका के लिए जो आवश्यक लक्षण माने जाते हैं, 4 लक्षण आवश्यक माने जाते हैं, उसमें से ये जो हमारी कोशिका है वायरस की, उसमें केवल एक ही लक्षण पाया जाता है। तो इसीलिए वायरस को अपूर्ण कोशिका माना जाता है। क्योंकि कोशिका के आवश्यक 4 लक्षणों में से केवल एक लक्षण, और वो भी कौन सा? आनुवंशिक पदार्थ, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, वो उपस्थित रहता है। जबकि इसमें जो है कोशिका कला, उपापचय यंत्रावली और इसी प्रकार जैव रसायन यंत्रावली अनुपस्थित होती है। तीसरी बात यदि हम इसके संदर्भ में करें बच्चों, तो ये जो है केवल किसी जीवित कोशिका में ही जनन करने की क्षमता रखते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका में ही जनन करते हैं। पूर्णतः ये परजीवी होते हैं। परजीवी क्या होते हैं बच्चों? ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन, आश्रय, सब चीज प्राप्त करते हैं और स्वयं तो लाभान्वित हो ही जाते हैं, लेकिन दूसरे को, जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे आश्रय प्राप्त करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं।
तो इस प्रकार के जीव परजीवी कहलाते हैं। वायरस जो है वो परजीवी होते हैं प्राणियों यानी कि जंतुओं, पौधों तथा जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसी आधार पर अभी आगे हम देखेंगे बच्चों की इन्हें हम पोषण के आधार पर फिर वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जहां तक इनकी संरचना की बात आती है, ये इतने सूक्ष्म हैं बच्चों कि इन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दृश्य यानी उसके द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। अब प्रत्येक कण जो वायरस का है बच्चों, उसे हम विरियॉन कहते हैं। प्रत्येक कण को विरियॉन कहते हैं। एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है इसके चारों ओर, जिसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन आवरण के अंदर की तरफ आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है हमारे वायरस की। एक बार पुनः, अकोशिक जीव वायरस या विषाणु जिसकी बात हम कर रहे हैं, अपूर्ण कोशिका माना जाता है बच्चों। इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि कोशिका के लिए 4 लक्षण आवश्यक हैं। कोशिका कला का होना, उपापचय प्रणाली, जैव रसायन प्रणाली और साथ ही साथ आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति। लेकिन इन 4 में से केवल एक ही लक्षण इसके अंदर पाया जाता है, डीएनए या आरएनए की उपस्थिति। इस आधार पर इसे पूर्ण कोशिका नहीं माना जा सकता। केवल जीवित कोशिका में ही जन्म कर लेते हैं। ये परजीवी प्रकार के होते हैं, इसीलिए जंतुओं में, पौधों में और जीवाणुओं में ये पाए जाते हैं। यदि संरचना की बात करें बच्चों, इतने सूक्ष्म होते हैं ये कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है, नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देते हैं। प्रत्येक कण को हम विरियॉन कहते हैं। इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन के आवरण के अंदर की तरफ आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। यदि वर्गीकरण देखा जाए जिस कोशिका से ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर पोषण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला प्राणी वायरस। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जंतु कोशिकाओं में परजीवी के रूप में ये उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में ये वायरस परजीवी के रूप में उपस्थित इनकी आकार जो है वो या तो गोलाकार या फिर षटभुजाकार देखने के लिए मिलता है। आनुवांशिक पदार्थ इन वायरस में अधिकतर तो बच्चों डीएनए होता है, लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है।
अब जब ये प्राणियों में उपस्थित होते हैं तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं बच्चों जो वायरस के कारण ये होती हैं, जैसे चेचक, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। रोग प्राणियों में इन्हीं के कारण होते हैं। इसी प्रकार जहां प्राणियों में प्राणी वायरस पाया जाता है, पौधों में जो वायरस उपस्थित है वो दूसरे प्रकार का वायरस है और उसे हम पादप वायरस कहते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो पौधों में परजीवी के रूप में, इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है विशेषकर आरएनए ही पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और पौधों में बच्चों तंबाकू मोज़ेक रोग जो है इन्हीं के कारण होता है। इस प्रकार आपके दो पादप वायरस, एक पादप वायरस और दूसरा प्राणी वायरस हो जाता है। तीसरे प्रकार का एक और वायरस पाया जाता है बच्चों, वो है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये लिख लें। इसके बाद एक पीपीटी के माध्यम से आप उसकी संरचना समझने का प्रयास करेंगे जीवाणु भोजी वायरस का। पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, प्राणी वायरस और पादप वायरस। चलिए बच्चों लेते हैं तीसरा, जीवाणु भोजी वायरस। इसके लिए आप सूचना के लिए एक पीपीटी देख सकते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार है। इसमें बच्चों ये जो है बैक्टीरियोफेज वायरस है, हिंदी में जिसे जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। जीवाणुओं में जो वायरस उपस्थित होगा परजीवी के रूप में, उसे हम जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। T4 जीवाणु भोजी बहुत प्रचलित है नाम। और ये जो जीवाणु भोजी है T4, ये ई कोलाई यानी एशेरेशिया कोलाई नामक जीवाणु है, उसके अंदर पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और जहां इसकी संरचना की बात करें बच्चों, आपको ये जो लाल रंग जहां भरा हुआ है, षटभुजाकार ये संरचना है। षटभुजाकार सिर इसका उपस्थित होता है। उसके बाद एक छोटी सी ग्रीवा है बच्चों, छोटी सी ग्रीवा, और उसके चारों तरफ कॉलर। फिर हम देखें एक ये पूरा खोखली संरचना इसके अंदर होती है और इसके चारों तरफ एक शीट होती है, आच्छद है। और उसके बाद ये एक आधारी प्लेट इसके अंदर पाई जाती है और पूंछ जो है वो बेलनाकार पूंछ है इसकी, और ये जो है इसके टेल तंतु, पुच्छ तंतु इसके निकले रहते हैं। तो ये 6 पुच्छ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं वाली जीवाणुओं में उपस्थित होता है जीवाणु भोजी वायरस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे, लौटते हैं अपनी क्लास में।
जिस प्रकार से प्राणियों में पाया जाने वाला वायरस प्राणी वायरस, पौधों में पाया जाने वाला पादप वायरस, उसी प्रकार जीवाणुओं में परजीवी के रूप में उपस्थित वायरस जीवाणु भोजी कहलाता है। T4 जीवाणु भोजी, एशेरिशिया कोलाई, जिसे शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, जीवाणु है बच्चों ये, उसमें पाया जाता है। यदि हम संरचना की बात कर रहे थे, षटभुजाकार सिर, छोटी ग्रीवा, एक कॉलर उसके चारों तरफ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जो कि द्विवलयकी चक्रिक रूप में उपस्थित और बेलनाकार पूंछ तथा पूंछ तंतु, इस प्रकार इनकी संरचना होती है जीवाणु भोजी वायरस की। चित्र अभी आपको दिखाया गया था, नोट कर लें फटाफट बच्चों, समय हुआ जा रहा है। तीसरे प्रकार का वायरस है जीवाणु भोजी। जीवाणुओं में परजीवी के रूप में उपस्थित जो वायरस है उसे जीवाणु भोजी वायरस कहा जाता है। T4 जीवाणु भोजी बहुत प्रचलित नाम है, इसका उदाहरण है जीवाणु भोजी का, जो कि ई कोलाई या एशेरिशिया कोलाई जीवाणु में अपना जीवन पूरा करता है। षटभुजाकार इसका सिर, छोटी ग्रीवा, एक कॉलर और आनुवांशिक पदार्थ द्विवलयकी चक्रिक रूप में डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए यहां लिख लें, और किस रूप में है वो? द्विवलयकी चक्रिक रूप में पाया जाता है। सिर के अंदर ही है बच्चों ये, और उसके बाद ये है बेलनाकार पूंछ और पूंछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं, और जहां ये जुड़ते हैं पूंछ तंतु वहां एक आधारी प्लेट पाई जाती है। इस प्रकार ये पूरी बात हो जाती है बच्चों विषाणु या वायरस के बारे में। कोशिका के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो बच्चों एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में तो एक ही कोशिका को सारे काम संपादित करने होते हैं, लेकिन जो बहुकोशिक जीव हैं जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वहां कोशिकाओं के समूह जिनकी संरचना समान है और समान काम करते हैं वो ऊतक कहलाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारी क्लास का ये रहेगा कि पौधों और जंतुओं में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जानेंगे हम उन सब की संरचनाओं के बारे में, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।